हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीएससी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है राजनीतिक सहभागिता। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनमें सवाल नंबर 1, हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार किस देश में है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी स्विट्जरलैंड में। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से संबंधित है, यह कथन है। ऑप्शन ए मैग्लोसी का, ऑप्शन बी पेरी का, ऑप्शन सी कास और मार्क्स का, ऑप्शन सी द सिडनी वर्मा का। तो इसका सही आंसर होगा बी पेरी का। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है, यह कथन है। ऑप्शन ए पेरिक्लीज का, ऑप्शन बी बेंजामिन बाबर का, ऑप्शन सी सिडनी वर्मा का, ऑप्शन डी रॉबर्ट डेल का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए पेरिक्लीज का। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से तत्व राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन ए नागरिकों की चेतना, ऑप्शन बी शिक्षा का स्तर, ऑप्शन सी वैचारिक स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोसेफ शुपिटर के अनुसार सत्ता में वास्तविक भागीदारी होती है। ऑप्शन ए व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की, ऑप्शन बी सामान्य नागरिकों की, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना किस पद की राजनीतिक सहभागिता है? ऑप्शन ए परंपरागत नागरिक राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन बी परंपरागत राज्य नागरिक सहभागिता, ऑप्शन सी गैर परंपरागत नागरिक राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन डी गैर परंपरागत राज्य राजनीतिक सहभागिता। तो इसका सही आंसर होगा ए परंपरागत नागरिक सहभागिता। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक सहभागिता का कौन सा स्वरूप लगभग संस्थाबद्ध हो चुका है? ऑप्शन ए दबाव समूह, ऑप्शन बी प्रत्याहान, ऑप्शन सी जन सुनवाई, ऑप्शन डी परिप्रेक्षणा। तो इसका सही आंसर होगा सी जन सुनवाई। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जनसाधारण को खुली छूट देना, ऑप्शन बी कुल चयनित सदस्यों को अवसर देना, ऑप्शन सी जाति और वर्ग का ध्यान रखना, ऑप्शन डी विवेक संगत उपयोग की सुनिश्चितता करना। तो इसका सही आंसर होगा द। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता की सामुदायिक गतिविधि में जो शामिल नहीं है बताइए। ऑप्शन ए स्वच्छता अभियान, ऑप्शन बी पल्स पोलियो कार्यक्रम, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुरक्षा, ऑप्शन डी सरकार और नागरिकों के बीच। तो इसका सही आंसर होगा द सरकार और नागरिकों के बीच। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में जो कथन सही सत्य नहीं है बताइए। ऑप्शन ए राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है, ऑप्शन बी राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया, ऑप्शन सी राजनीतिक सहभागिता व्यवस्था को आधुनिक व उदार बनाती है, ऑप्शन डी राजनीतिक सहभागिता जन साधारण को निरंकुश बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा द। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक सहभागिता क्या है बताइए। तो राजनीतिक सहभागिता जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का होना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दो अधिकार बताइए जिनमें चयनित प्रतिनिधि निर्वाचन की उपेक्षा नहीं कर सकते। उत्तर चयनित प्रतिनिधि को समय से पूर्व वापस बुलाने का अधिकार, जनमत संग्रह द्वारा जनमत समिति से देश के कानून में परिवर्तन करने का अधिकार। चलो चलते हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के विकास के लिए कोई दो उपाय बताइए। तो इसके लिए दो उपाय निम्न है। उपाय नंबर 1, राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा जनसाधारण को राजनीतिक सहभागिता हेतु प्रेरित करना, जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारवादियों ने।
चलो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा रूसो और गणतंत्रवादियों के लेखों में। चलो चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता के दो सैद्धांतिक स्वरूप क्या है? तो सैद्धांतिक स्वरूप दो निम्न है, विकासपरक तथा लोकतांत्रिक। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि के कोई दो पहलू बताइए। तो उत्तर, जैसे जैसे शासनीय गतिविधियों और उत्तरदायी में वृद्धि हुई, राजनीतिक सहभागिता अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को और अधिक बढ़ावा दिया है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता के संबंध में पेरी महोदय का क्या कथन है? तो इसका उत्तर होगा, पेरी महोदय के अनुसार राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता के संबंध के विषय में काश और मार्क्स का क्या कथन है? तो इस काश और मार्क्स ने लिखा है, राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है। लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता पर वर्बा और नी ने क्या विचार थे? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता पर वर्बा और नी ने लिखा है, जहाँ निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहाँ लोकतंत्र का अंश कम होता है। जहाँ निर्णय में अधिक भागीदारी होती है वहाँ अधिक प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता के विषय में पेरिक्लीज का क्या कथन है? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक निर्णय में नागरिकों की भागीदारी एक अपरिहार्य शर्त है। पेरिज ने लिखा है, लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्रधान भूमिका में निहित है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेंजामिन बाबर ने कमजोर उदार लोकतंत्र की कमी क्या बताई? तो इसका उत्तर होगा, बेंजामिन बाबर ने थिन डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स ए जॉब कीपिंग जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हुए बताया है कि कमजोर उदार लोकतंत्र में व्यापक रूप से निजी भाव प्रभावी रहता है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप कैसे मुखर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक सहभागिता राजशाही से लोकशाही की परिवर्तन यात्रा नागरिकों की बढ़ती आकांक्षा और उपाकांक्षाओं का परिणाम है। लोकशाही ने जब सैद्धांतिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप धारण किया है, तब राजनीतिक सहभागिता का रूप मुखर हुआ है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने वाला दो कारक का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, साक्षरता और जनसंख्या घनत्व व विस्तारित फैलाव। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साक्षरता और राजनीतिक सहभागिता में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, जिन देशों में साक्षरता का प्रतिशत जितना अधिक होता है वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही अधिक होता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं दो मानदंडों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा तथा राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत की मात्रा। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता के दो रूप लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क अर्थात राजनीतिक प्रचार अभियान। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैर परंपरागत राजनीतिक नागरिक सहभागिता के दो रूप लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा और राजनीतिक हिंसा। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता के दो रूप बताइए। तो इसके दो रूप निम्न है, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, गणतंत्र दिवस, परेड तथा सार्वजनिक दौड़ या मानव श्रृंखला का आयोजन। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्विट्जरलैंड में प्रचलित राजनीतिक सहभागिता के दो मुख्य अभिकरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका होगा, आरंभिक अर्थात प्रस्ताव तैयार करना और प्रत्याहान अर्थात प्रतिनिधि वापस बुलाना। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या राजनीतिक प्रतिहिंसा राजनीतिक सहभागिता का अभिकरण है? उत्तर, राजनीतिक प्रतिहिंसा राजनीतिक सहभागिता का गैर परंपरागत स्वरूप है, जिसमें विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान इत्यादि। चलो चलते हैं हमने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर तोड़ना तथा किसी निषेध स्थान पर जाकर स्वेच्छा से
गिरफ्तारी देना आदि। ऐसा करके किसी विशेष मुद्दे पर जनता और सरकार का ध्यान खींचता है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवन ई क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे।